Good morning students. We will read chapter 9 our environment. Environment means हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण होता है, जैसे हवा, पानी, मौसम, ये सबसे मिलके हमारा जो चारों तरफ का वातावरण बनता है उसे हम कहते हैं environment. Everything that surrounds us natural or unnatural forms our environment. हमारे चारों तरफ जितनी भी नेचुरल और अननेचुरल जो थिंग्स होती है वो सब एनवायरनमेंट में आती है. द अर्थ वी लिव ऑन इज़ अ वंडरफुल प्लेस. अर्थ जिस पर हम रहते हैं ये बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक है. यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, अलग डिफरेंट टाइप्स के जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती है इस अर्थ में, इसलिए ये बहुत ही वंडरफुल है. इट हैज़ सो मैनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमन बीइंग्स. यहाँ पर अलग अलग तरह के लिविंग थिंग्स होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स इसमें है प्लांट्स, एनिमल्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उसमें है देयर आर आल्सो सेवरल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, soil. This called living things and this called non-living things. That is means plants and animals. Plants और animals, humans, ये सब जो है वो सजीव होते हैं, मतलब जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये ना सांस लेते हैं ना छोड़ते हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. फूड चेन. अब आता है फूड चेन. फूड चेन. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर. एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. जैसे एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स जिन्हें खाते हैं. जैसे गॉड्स ईट प्लांट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स. जो गॉड होती है वो प्लांट्स को खाती है, जैसे सब्जियां भी खाती है और वो प्लांट्स को भी खाती है. गॉड्स आर ईटन बाय लायंस. लायंस आफ्टर देयर डेथ बिकम डेड एंड डिकी. और जो गॉड होती है उसे लॉयन खा जाते हैं, मतलब लॉयन तो गॉड को खाते हैं और गॉड जो है वो प्लांट्स को खाती है. इसलिए ये जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. थस अ चेन एग्जिस्ट इन नेचर फॉर ऑब्टेनिंग फूड विच वी कॉल अ फूड चेन. ये जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फूड चेन. खाने के लिए एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं. नेक्स्ट है फूड प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं सिर्फ वो अपने लिए खाना स्वयं बनाते हैं, वो किसी और का खाना नहीं खाते. टू डू दिस दे नीड सोइल, वाटर, मिनरल्स, एयर एंड सनलाइट. इसके लिए उन्हें सोइल की, वाटर की, एयर की और सनलाइट, मिनरल्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है. ऑल अदर लिविंग थिंग्स यूज़ द फूड मेड बाय प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये जो अदर लिविंग थिंग्स जो होती है, ऑल अदर लिविंग थिंग्स यूज़ द फूड मेड बाय प्लांट्स. जो दूसरे जो होते हैं वो डायरेक्टली वो जो प्लांट्स जो भोजन बनाते हैं उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खाते हैं.
व्हाट विल हैपन इफ़ अ लिंक इन अ फूड चेन इज़ ब्रोकन। क्या होगा अगर ये जो फूड चेन है वो टूट जाएगी। इन अ फील्ड द प्लांट्स मेक सीड्स, माइस ईट दिस सीड्स। जो खेतों में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके जो बीज हैं वो चूहे खा जाते हैं। खेतों में बहुत से चूहे होते हैं वो जो बीजों को खा जाते हैं। तो आउल्स ईट द माइस, व्हाट वुड हैपन टू द माइस इफ़ ऑल द आउल्स डाई। और जो आउल्स होते हैं वो उन चूहों को खा जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर सारे उल्लू मर गए तो फिर क्या होगा। द नंबर ऑफ माइस वुड इंक्रीज इनॉर्मसली, देयर वुड बी नॉट बी इनफ फूड फॉर देम। फिर क्या होगा अगर सारे उल्लू मर गए तो फिर उन चूहों को कौन खाएगा। फिर चूहों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ जाएगी और वो हमारी सारी फसलों को ख़राब कर देंगे। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ नेचर। अब इसमें ये कह रहा है बैलेंस ऑफ नेचर। नेचर में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ आर केयरफुली बैलेंस्ड। अर्थ में जो लिविंग थिंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें आपस में एक बैलेंस होना चाहिए। सम एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिस्टर्ब दिस डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। हमारे जो कुछ ऐसे काम होते हैं, हम मानव जीवन के कुछ ऐसे काम जिनसे जो नेचर में जो बैलेंस है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्मफुल इंसेक्ट एंड रैट्स ईट अप ग्रेन। हार्मफुल इंसेक्ट एंड रैट्स, जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं और जो चूहे होते हैं ये हमारा बहुत सा अनाज खा जाते हैं। दिस मीन्स दैट देयर इज़ लेस फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए जो हमारे यहाँ पर वो खाने की बहुत कमी हो जाती है। टू प्रिवेंट दिस हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स। इन्हें बचाने के लिए हमारे जो खेतों में फसलों पर केमिकल्स वाली जो दवाइयाँ हैं वो डाली जाती है जिससे हम फसलों को ख़राब होने से बचा सकें। दिस पॉइजन्स किल द इंसेक्ट एंड रैट्स। ये जो पॉइजन होता है केमिकल्स में वो उनसे चूहे कीड़े मकोड़े ये सब मर जाते हैं। एट फर्स्ट द इंसेक्ट एंड रैट्स डाई बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, ग्रेजुअली इट्स इफेक्ट ऑन दैम डिक्रीजेस एंड देयर नंबर्स इंक्रीज अगेन। थोड़े समय के लिए तो ये सब मर जाते हैं लेकिन थोड़े समय के बाद ये लोग वापस बढ़ जाते हैं, वापस जीवित हो, मतलब थोड़े समय बाद वापस आ जाते हैं ये। तो फिर देन वी यूज़ मोर एंड स्ट्रॉन्गर पेस्टिसाइड्स टू किल दैम। फिर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वाले जो केमिकल जो होते हैं वो डालनी पड़ती है फसलों में। द बर्ड्स दैट ईट दीज इंसेक्ट्स और रैट्स आर आल्सो अफेक्टेड। पक्षी जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो इन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। दे मे डाई फ्रॉम ईटिंग द पॉइजन इंसेक्ट्स और रैट्स। और वो पक्षी भी मर जाते हैं क्योंकि इन चूहों में कीड़े मकोड़ों में जो दवाई होती है इसलिए उस दवाई वाले खाने से वो भी मर जाते हैं। और दे मे स्टार्व बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ फूड फॉर देम टू ईट। और उनके मरने का एक कारण और होता है, वो भूख से भी मर जाते हैं क्योंकि उनके खाने के लिए हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं हो पाता है। Another way in which human beings upset the balance of nature is when they clear forests to get land for farming. एक दूसरा कारण हमारे यहाँ पर ये भी है, जो नेचर का जो बैलेंस इसलिए भी बिगड़ रहा है क्योंकि जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट को लोग, जो जंगल होते हैं उनको काटते जा रहे हैं और जो भूमि होती है, जो कृषि की जो भूमि है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। Many kinds of plants, animals, birds and insects that live in the forest die. जंगलों में बहुत सारे जानवर रहते हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो सब जंगलों में रहते हैं। और जब जंगलों को काट देंगे तो फिर वो लोग कहाँ रहेंगे, इसलिए वो बहुत सी संख्या में मर रहे हैं। दे हैव नो सूटेबल एनवायरनमेंट लेफ्ट टू लिव इन। उनके लिए रहने के लिए कोई भी अच्छी जगह नहीं है, इसलिए वो सब मर रहे हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किन किन कारणों से हमारे यहाँ पॉल्यूशन होता है। ओवर द ईयर्स
ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव मेड सेवरल हार्मफुल चेंजेस टू द एनवायरनमेंट। बहुत सालों से हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हमारे जो एनवायरनमेंट में वो पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। मैनी ऑफ दिस एक्शंस पॉल्यूट द एयर एंड वाटर विच आर सो एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स। इन कारणों में ऐसे कारणों से हमारा जो पानी है, हवा, एयर और वाटर, ये सब जो है बिल्कुल पॉल्यूट होते जा रहे हैं, और जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एयर और वाटर दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन योर क्लास टॉक अबाउट हाउ द फॉलोइंग कॉज पॉल्यूशन। अब हम इन जो कारणों हैं पॉल्यूशन के जो कारण, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्मोक फ्रॉम द चिमनीज़ ऑफ फैक्ट्रीज़। आजकल जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होती हैं और उनमें जो चिमनियों से धुआं निकलता है, उससे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। स्मोकिंग बसेस एंड लॉरीज़ रनिंग ऑन डीजल। बसों से निकलने वाला धुआं है, और जो लॉरीज़, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो डीज़ल होता है, उससे जो पॉल्यूशन होता है, तो इन सब से एयर जो है बिल्कुल पॉल्यूट हो जाती है। लीकिंग पाइप्स कैरिंग हाउस होल्ड वेस्ट्स सीवेज। और जो घरों में जो पाइप्स लगे हुए होते हैं, जो वेस्टेज वाले पाइप्स जो होते हैं, उनमें लीकेज अगर हो जाता है तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ जाता है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स लिटरिंग इन ओपन स्पेसेस। इसके अलावा हम जो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उसे ओपन प्लेस में फेंक देते हैं, उनसे भी जो पॉल्यूशन जो होता है एनवायरनमेंट में बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर फ्रॉम केमिकल फैक्ट्रीज बीइंग पोर्ड इनटू रिवर्स। हम जो गंदा पानी होता है उसे हम नदियों में चला जाता है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी जो होता है, जो पानी रोड पे होता है, जो पानी जो खेतों में, इनमें गंदा पानी जो होता है, वो सारा पानी नदियों में चला जाता है, और इससे हमारा जो वाटर है वो पूरा पोल्यूट हो जाता है, वाटर पोल्यूशन होता है। सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर गॉन फॉर एवर। और इन पॉल्यूशन के कारण हमारे यहाँ पे बहुत सी जो जातियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। और वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब वापस नहीं आएगी। यू वुड हैव रीड अबाउट अटेम्प्ट्स टू प्रोटेक्ट द पिकॉक, द डियर एंड द लॉयन सो दैट दे टू डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट। हमने पिकॉक, डियर और लॉयन, इन सबको देखा है, इन सब के बारे में सुना है। हमें उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जातियाँ भी अगर हमारे यहाँ ख़त्म हो गई तो फिर ये वापस नहीं आएगी। इफ़ वी लुक आफ्टर और कंजर्व व्हाट इज़ लेफ्ट वी मे बी एबल टू स्टॉप फर्दर डैमेज। अगर हम इनकी देखरेख करेंगे, अगर हम इनका पूरा पॉल्यूशन का पूरा ध्यान रखेंगे तो हम इन्हें नष्ट होने से बचा सकते हैं। वी मस्ट रेड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मटीरियल्स दैट वी यूज़। फॉर एग्जाम्पल एवरी पीस ऑफ पेपर दैट वी सेव विल मीन दैट फ्यूअर ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। हमें मटेरियल को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे जो पेपर हम यूज़ करते हैं वो पेपर भी हमें कहाँ से मिलता है? ट्रीज़ से। तो हम जितने ट्रीज़ काटेंगे उतना ही हमारा जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ट्रीज़ का होना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें एक एक पेपर को बचाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पेड़ है वो कम कटे और हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो। कट डाउन टू मेक पेपर। सम मटेरियल्स लाइक पेपर, ग्लास एंड मेटल कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड। कुछ जो मटेरियल होते हैं लाइक पेपर हुआ, ग्लास हुआ, मेटल हुआ, इन सबको रिसाइकल हम कर सकते हैं। मीन्स इन सब का हम एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं रिसाइकल। आज हमने इस लेसन के बारे में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है। अब आप सब लोग इस लेसन का वीडियो अच्छे से समझें और इस लेसन को अच्छे से रीड करें। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।